हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लिया होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो ही ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को पढ़ना और समझना शुरू करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर? बी पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे और उसका एंगल बी जो है उस पर राइट एंगल होना चाहिए। तो बी को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा ना, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। तो बी पर क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, इसीलिए हमने बी यहाँ पे लिख दिया। अब बचे ए और सी, क्योंकि ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए यहाँ पे लिख दो और सी इधर लिख दो। ठीक है, तो ट्राइंगल तैयार हो चुका है। ए बी की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आसानी से पाइथागोरस लगा के हम ए सी की लंबाई निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं ज़रूरत है भी या नहीं। डिटरमाइन साइन ए, हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है, और साथ में क्या निकालना है? हमें कॉस ए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। साइन ए के अलावा हमें कॉस ए भी निकालना है। तो मान लो कि हम साइन ए जब निकालने चलेंगे तो हमने साइन ए का फार्मूला याद कर रखा है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए के ठीक सामने वाला ये जो है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और एंगल ए के बराबर वाला क्या होगा? बेस होगा। तो परपेंडिकुलर 7 है और बेस कितना है? 24। तो परपेंडिकुलर की जगह तो हम लिख देंगे 7, लेकिन हमें तो हाइपोटेनियस चाहिए, और हाइपोटेनियस हमेशा कहाँ होता है? 90 डिग्री के सामने। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, वो 90 के हमेशा सामने होता है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। अगर एंगल यहाँ पे ले रखा है ए, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एंगल के ठीक सामने होता है परपेंडिकुलर और एंगल के बराबर में होता है बेस। फिलहाल हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके पहले इसका हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं इसी के नीचे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी लगाते हैं पाइथागोरस। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी तो हमें पता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ए बी की जगह पर क्या आएगा? 24 का स्क्वायर, और बी सी की जगह पर आएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, मिलाकर हो गया 625। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। ठीक है, और इधर हमारा चल रहा है ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटने के बाद ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। इस तरह से हमें हाइपोटेनियस का पता चल गया, 25 आ गया। और अब इस हाइपोटेनियस को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। इस तरह से हमने आसानी से किसकी वैल्यू निकाल दी? साइन ए की। ठीक है, अब मान लो हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने ये सारे फार्मूले आपको लिखवा दिए थे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है? देखो एंगल ए की बात चल रही है ना, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस की जगह क्या लिख देंगे? 24। हाइपोटेनियस जो है ना वो तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनियस कितना हुआ? 25। बड़े आराम से ये तो निकल गया। पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ, अब बारी आती है किसकी? पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में हमें क्या निकालना है? पहले साइन सी। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो एंगल ए था, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा है? सी है। तो एंगल सी के लिए
ये परपेंडिकुलर होगा ये, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये दोनों बदलते रहते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता, वो फिक्स रहता है। तो परपेंडिकुलर 24 है। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25। कॉस सी की बारी आती है इसके बाद, कॉस सी। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस सी के लिए ये बेस है 7, क्योंकि सी के सामने ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो बेस 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 25। तो इस तरह से हमने सारे निकाल लिए, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो इनको निकालने के लिए एक तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले तो फार्मूला याद होने चाहिए। दूसरा, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एंगल की बात हो रही है, ए की बात हो रही है या सी की बात हो रही है। जब ए की बात होगी तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, जब सी की बात होगी तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा। जहाँ एंगल होता है उसके ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा किसके सामने होता है, 90 डिग्री के सामने। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगले जो सवाल हैं उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। इस फिगर में हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो सबसे पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद cot r की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा और फिर माइनस करके आसानी से ये निकल जाएगा। तो मान लो कि जब हम tan p निकालने चलेंगे तो tan p का फॉर्मूला हम लगाएंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूले आपने याद कर ही रखे होंगे। तो tan p एंगल ये है रेफरेंस एंगल, इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर है यानी कि QR, और बेस क्या है, जहाँ पे एंगल होता है उसके ठीक बराबर में बेस होता है, बेस क्या है, PQ। तो अब इसमें से हमें PQ तो पता है 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया, लेकिन हमें वो नहीं पता QR, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो QR को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो राइट ट्राइंगल है इसके अंदर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल PQR, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PQ कितना है 12 और QR कितना है, QR पता ही नहीं है, और PR कितना है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 बचेगा इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, QR की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। हमने पाइथागोरस लगाई है यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आप 7वीं क्लास से पाइथागोरस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सारी वैल्यू पुट करके आसानी से हमने QR की वैल्यू निकाल दी, कितनी निकल कर आई, 5 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर हमें पता चल चुका है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, 5/12 वैल्यू आ गई किसकी, tan P की। और वैसे भी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं इनकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो यूनिट आएगी भी तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने tan P निकाला है बिल्कुल उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, cot R भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। इसी तरह से अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं किसकी, cot R की। तो cot का फार्मूला क्या होता है, cot जो है ना वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। अब R देखिए, रेफरेंस एंगल क्या बन चुका है, R बन चुका है। R के लिए ये जो R है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, PQ,
और बेस क्या बनेगा, क्यू आर बनेगा। ठीक है, तो इस आर एंगल के सामने परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर का, और बेस जो है वो क्यू आर वो हमने अभी अभी निकाल रखा है, कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। तो बेस की जगह हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना आ चुका है, 5/12। तो हमने आसानी से tan p भी निकाल दिया और cot r भी निकाल दिया। अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया जाएगा, देखिएगा कैसे लिखेंगे। नाउ tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12। ठीक, cot r की वैल्यू कितनी है, 5/12। कैंसिल होकर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से पूरे सवाल को ध्यान से समझते हैं। इस सवाल में हमें एक फिगर दी गई थी, एक राइट ट्राइंगल की फिगर थी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें एक साइड 12 सेंटीमीटर की थी और दूसरी साइड 13 सेंटीमीटर की थी। एक 12 की, दूसरी 13 की, और तीसरी हमें गिवन नहीं थी। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हमें तीसरी साइड को भी निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं राइट ट्राइंगल के अंदर किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस आप सबको अच्छे से आती होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगाते समय किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, किसी को भी बेस ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद हमने तीसरी साइड की लेंथ निकाल दी, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ये फाइंड करना था tan p माइनस cot r। तो पहले तो हमने tan p निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला लगाया। p के लिए परपेंडिकुलर बनेगा ये 5 सेंटीमीटर का, और बेस बनेगा ये 12 सेंटीमीटर का। दोनों को पुट करके tan p आ गया। इसी तरह से हमने cot r निकाला। अब एंगल बदल गया था, एंगल बन गया था r। तो r के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, उनको भी पुट कर दिया। ये भी 5/12 आ गया। फिर दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और आसानी से हमारे सवाल का आंसर आ गया। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो लगातार पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। हो सकता है इस सवाल में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, वो अगले सवाल में शायद क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो अब हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल आ चुका है CBSE 2014 में। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, क्योंकि आगे भी आ सकता है। तो साइन a की वैल्यू दे रखी है 3/4, और हमें फाइंड करनी है cos a और tan a की वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये सब आपको लेक्चर 1 जो था, मतलब इंट्रोडक्शन जो था, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई गई थी कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं ना, इन 6 में से किसी एक को दे देते हैं बस। मान लो कि साइन थीटा दे दिया, और बाकी के जो 5 हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल हमारे सवाल में, हमारा ये जो सवाल है इसमें क्या किया गया है कि एक दे रखा है और 2 के बारे में पूछा गया है। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है और बाकी के हमें निकालने हैं 2, 4, जितने भी बचे हुए हैं, अगर हमें सब निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने बड़ी तेज़ी से राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और बी पर जो है मैंने 90 डिग्री ले लिया। जो एंगल यहाँ पे दिए रखते हैं ना, वो एक एक्यूट एंगल होता है, तो उसको आप राइट एंगल पे नहीं बना सकते। वो या तो यहाँ पे बनाइए या फिर यहाँ पे बनाइए। ठीक है, अब साइन ए को यहाँ पे लिख लो, ध्यान से देखना बहुत। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, 3, और हाइपोटेनियस कितना मिलेगा, 4। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके ठीक सामने, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो ठीक 90 के सामने ही होता है, यानी कि 4। एक और बात है, इनमें अभी जो हमने पिछले सवाल देखे थे उनमें यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर लिखा हुआ रहता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब भी कोई यूनिट नहीं दी जाती तो आप अपने पास से एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ऐसे करके के। ठीक है, और यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में लिख भी देंगे कि लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। आप ये समझ गए होंगे के क्यों लगाया, क्योंकि हमें कोई यूनिट नहीं दे रखी थी सेंटीमीटर, मीटर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, के लगाया। एक बार फिर से समझते हैं। साइन ए 3/4 दे रखा था। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फार्मूला फिर से दिखा देता हूँ।
ये देखो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बाकियों के भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो साइन का फार्मूला लगा के हमें परपेंडिकुलर पता चल गया वो 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 4। ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर लिख दिया हमने 3 और हाइपोटेनियस कहाँ होता है 90 के सामने। यूनिट कोई दे नहीं रखी है तो हमने क्या किया के लगा दिया। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बची हुई साइड निकालेंगे। उसके लिए हम इस राइट ट्राइंगल में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बड़े ध्यान से देखिएगा, साइड में लगा रहा हूँ। इन राइट ट्राइंगल क्या नाम है ABC। तो पाइथागोरस जब लगाते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, उसके बाद बाकी जो 2 साइड बची उनके स्क्वायर का सम, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अगर आपने इसको आगे लिख दिया या इसको पीछे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है पाइथागोरस लगाते समय कि हाइपोटेनियस जो है उसको इधर रखना है और बाकी दोनों साइडों को दूसरी तरफ रखना है। ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है 4K और उसका स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है वो तो पता ही नहीं है। BC की वैल्यू कितनी है 3K और उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9K स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। बस ऐसे ही बड़े ध्यान से देखते रहना, जमे रहना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 16K स्क्वायर, ऐसे ही 9K स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, वहाँ पे क्या बचा AB का स्क्वायर। ठीक है। 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 जाके बचेगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर की साइड क्या लग जाएगा अंडर रूट। ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से, जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड लग जाता है अंडर रूट। अब ये जो 7 है ना, इसके ऊपर तो अंडर रूट लगा रहेगा, लेकिन K का जो स्क्वायर है उससे अंडर रूट उसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि K निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो इस तरह से ट्राइंगल की जो तीसरी बची हुई साइड थी AB, ये वाली, ये कितनी निकल कर आई √7K। तो आप एक बात तो नोटिस कर ही रहे होंगे, हम तीसरा सवाल कर रहे हैं। सब सवालों में पाइथागोरस तो अप्लाई करनी ही पड़ती है। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखा करें ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर की जा सके। ठीक है। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। अब हम कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो लिखेंगे नाउ कॉस ए। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देख लो एक बार, ये रहा कॉस का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन का फार्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब इंट्रोडक्शन में आपको बताए जा चुके हैं। अब एंगल देखिए, रेफरेंस एंगल ए है। ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि ए के सामने ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो बेस की जगह पर क्या लिखा जाएगा √7K। और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है हमेशा 90 के सामने 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, √7/4 वैल्यू आ जाएगी किसकी कॉस ए की। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें टैन ए की। टैन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल देखो ए है ना, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 3K, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने होता है। और नीचे क्या है बेस, ए के सामने परपेंडिकुलर था, ए के बराबर में बेस होगा, यानी कि √7K। K से K कैंसिल हो गया 3/√7। कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं होती तो उसकी समझ में नहीं आती तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने कुछ स्किप कर दिया हो पीछे का, तब समझ में नहीं आएगा। और दूसरा ये कि आप शायद ध्यान से देख नहीं रहे होंगे, या फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 1-2 सवाल आगे के देखने पड़ेंगे। चीज़ें सब क्लियर होंगी, बस देखते रहो, ध्यान से प्रैक्टिस करते रहो, जम के सब समझ में आएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे लिखा करो। फिलहाल कॉस ए और टैन ए हमसे पूछे गए थे, वो हमने निकाल दिए। लेकिन मान लो कि कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी हमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमसे पूछ लिया जाता है कि कोसेक ए निकालो, तो निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं। कोसेक का फार्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 4K और परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 3K। K से K कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4/3।
मान लो हमसे पूछ लिया जाता कि वो निकालो कुछ और, जैसे कि sec c निकालो, ठीक है, तो वो कैसे निकालते देखो। sec का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फार्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, वो वाला याद कर लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये साइन का फार्मूला होता है, ये कॉस का होता है और ये tan का होता है, और बाकी उनके रेसिप्रोकल होते ही हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, वही रहेगा 4K। एंगल सी के सामने ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बेस होगा, और हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 3K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो इस तरह से पूछे तो हमसे केवल कॉस और tan ही थे। मैंने आपको यहाँ पे ये भी निकाल के दिखा दिया कि अगर cos A पूछा जाए तो फार्मूला लगा दो और वैल्यू पुट कर दो। sec C पूछा जाए तो उसके लिए भी आप ये लिखेंगे और बस वैल्यू पुट कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एंगल A था लेकिन यहाँ पे एंगल C है, तो C के केस में क्या होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। A के लिए तो ये परपेंडिकुलर, C के लिए वो परपेंडिकुलर। एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, 100 बार बता चुका हूँ, याद रखना। तो सवाल नंबर 3 जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने है, ये भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है और बाकी के 2 हमें निकालने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक दे दिया जाए और बाकी के जो 5 बचे हैं उनको निकालने के लिए कहा जाए, क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अभी हमें एक दे रखा है, हमें 5 निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन इस सवाल में सिर्फ 2 ही निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा पूरे फोकस के साथ। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना 15 cot A, उसको मैं लिखता हूँ, बिकॉज 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 चला जाएगा डिवाइड में, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15, ठीक है। अब याद करना होगा cot का फार्मूला, ये रहा cot का फार्मूला। कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने से पहले हमें एक राइट ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से जादू से कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो ये मैंने बड़ी तेज़ी से यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दिया है, ये इसका 90 वाला एंगल है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना पड़ता है कि जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ए दे रखा है, तो ए को हम यहाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते, या तो हम ए को यहाँ लिखेंगे या फिर हम ए को वहाँ लिखेंगे। यहाँ कुछ और लिख दो, जैसे कि बी, और वहाँ पे लिख दो सी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको आप 90 पे बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे। जब हमने पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी ना, तो ये एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमें ये लिखना पड़ेगा, जैसे बेस 8K दे रखा है। अब एंगल ए के लिए बेस कौन है, ये है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। लेकिन हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ए बी, लेट ए बी इज इक्वल टू 8K और बी सी इज इक्वल टू 15K। के मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई यूनिट नहीं है सेंटीमीटर या मीटर, ये के लगाना पड़ता है। बहुत से लोग इस के को लगाते नहीं हैं, ऐसे ही कर देते हैं सवालों को। तो देखिए, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, के आपको लगाना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर या मीटर कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हमें यहाँ पे के लगाना पड़ता है। सवाल को करने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो यही होता है, के लगाने वाला। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप अपनी NCERT बुक देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, उसमें भी के लगाया हुआ है, ठीक है। वैसे मेरे पे भरोसा करोगे तभी सीख पाओगे चीज़ों को अच्छी तरह से। चलो खैर, तो ये 8K हो गया और ये कितना हो गया, 15K। अब सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा के ये जो बची हुई साइड है ना, इसको निकालते हैं जल्दी से। तो फिर से मैंने पाइथागोरस लगा दिए। हाइपोटेनियस यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो 2 साइड बची उनके स्क्वायर का सम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है, मैंने बता दिया है तुम्हें कई बार। अच्छा, AC की जगह पर क्या लिखोगे पता ही नहीं है, AC तो निकालना है। BC की जगह क्या लिखेंगे, 15K और उसका स्क्वायर। AB की जगह क्या लिखेंगे, 8K और उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और K का स्क्वायर K स्क्वायर।
8 का स्क्वायर 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करके आएगा 289। चेक कर लेता हूँ एक बार, 5 4 9 6 और 2 8, ठीक है। और k स्क्वायर भी आएगा साथ में। और इधर क्या चल रहा है, ए सी स्क्वायर, ये चल रहा है ना ऊपर से। अब क्या होगा कि स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, ऐसे करके 289 के स्क्वायर। अब 289 का जो रूट होता है ना वो 17 होता है, याद होगा आपको। और के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 17 के। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइडें हैं। जब हमारे पास किसी ट्राइंगल की तीनों साइड होती हैं तो हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें साइन ए और सेक ए निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल देंगे। लिखेंगे नाउ साइन ए, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए परपेंडिकुलर वो है 15 के। हाइपोटेनियस फिक्स रहता है हमेशा 90 के सामने, 17 के से के कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15/17, ठीक है, निकल गया। पाइथागोरस ऐसी साइड में लगाना, सवाल के बीच में मत घुसाना उसको। साइन ए के बाद अब क्या निकलेगा, सेक ए, तो निकाल दो सेक ए। सेक का फार्मूला याद करो क्या होता है, नहीं याद आ रहा, चलो देख लो, लेकिन ये पेपर लेके थोड़ा ही जाओगे एग्जाम में। सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर कॉस का याद है तो सेक का तो अपने आप ही याद रहेगा ना, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। इधर वाले याद कर लो, उधर सब रेसिप्रोकल होते हैं, नहीं तो इसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें बीच वाला सेक होता है उसका उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये सेक का फार्मूला है। हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने, बेस एंगल कौन सा है, ए, तो ए के लिए बेस कौन बनेगा, 8 के से के कैंसिल, तो कितना आ गया 17/8। तो उसने तो खाली साइन ए और सेक ए पूछा था, मैं अपने पास से एक और पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ तुमसे कॉट सी पूछ लेता हूँ तुमसे। अच्छा दिखाई नहीं दिया वो, कॉट सी। अब वो कैसे निकलेगा, पहली बात तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल बदल दिया है मैंने, देखो अब तक तो ए था, लेकिन अब कौन सा एंगल आ गया है, सी आ गया है। सी के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। तो हमें तो पहले बेस लिखना है ना, बेस कितना होगा 15 के और परपेंडिकुलर कितना होगा 8 के। बस दिमाग में एक बात बिठा के रखना, जो एंगल होता है ना उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, फिर बेस तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। और हाइपोटेनियस की जगह फिक्स होती है, वो होता है हमेशा 90 के सामने। मैं तुम्हें 100 बार एक चीज़ इसलिए बताता रहता हूँ कहीं तुम गलती ना कर दो। के से के कैंसिल, 15/8, ठीक है। और कोई तुम्हें कितना भी कहे कि के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यकीन मत करना, के लगाना पड़ता है, बुक में भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, तुम्हारे पास होगी तुम देख लेना अपनी बुक में, ठीक है। और कमेंट्स में लिखना मुझे इस बारे में ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये वही सवाल है जिसके बारे में मैं बहुत देर से बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया जाएगा और बाकी के बचे हुए तुमसे पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, जोर से बोलो, 6 होते हैं, ठीक है। 6 में से एक दे रखा है, यानी कि 5 जो बचे उनको निकालना है। तो इसी की मदद से पहले राइट ट्राइंगल बनाएंगे और उसकी 2 साइडें हम लिखेंगे। तो इतना काम मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया है। अब इस राइट ट्राइंगल का नाम जो है अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सवाल में यहाँ पे ना थीटा लिखा हुआ है, ना ए लिखा, ना बी लिखा, ना सी लिखा, क्या लिखा है, थीटा लिखा है। अब ये थीटा या तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो या फिर तुम यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और तुम यहाँ पे लगा के प्रैक्टिस करना ज़रूर। सवाल को बदल बदल के प्रैक्टिस किया करो हमेशा, तभी अच्छा सीख पाओगे। अच्छा, इस ट्राइंगल का कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी और सी। अपनी मर्जी से ए बी सी लिख दो, पी क्यू आर लिख दो, कुछ भी लिख दो। मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एंगल यहाँ पे दिया रखा गया वो तुम्हें 90 पे नहीं लेना, मतलब ये जो थीटा है उसको 90 पे बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है। या तो वहाँ लो या फिर यहाँ लो,
क्योंकि ये जो एंगल होता है ये एक्यूट एंगल होता है। अब सेक का फार्मूला याद करो जल्दी से, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लो देखो दोबारा, इनको ढंग से याद कर लो, बहुत परेशान करेंगे नहीं तो ये फार्मूले, क्योंकि हर एक्सरसाइज में नए नए फार्मूले तुम्हारे सामने आते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम है फार्मूलों से भरी हुई, मतलब ज्योमेट्री फार्मूलों से भरी हुई। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है ये हाइपोटेनियस है और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो हर बार की तरह से तीसरी साइड हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले लिख देते हैं लेट। अच्छा, हाइपोटेनियस तो सीधा यहाँ पे रख दो बिना सोचे समझे, के लगा के, और बेस है 12 के। अब ये जो थीटा है इसके ठीक सामने ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 12 के। तो हाइपोटेनियस हो गया, बेस हो गया, और हम निकालने जा रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू 13 के एंड ए सी 13 के है और ए बी क्या है, ए बी जो है वो है 12 के। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब इधर आ जाओ, पाइथागोरस लगाते हैं फटाफट। इन, तो ऐसे लिख दिया, राइट ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इन दोनों को अदल बदल कर सकते हो, इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा एक तरफ होना चाहिए, बाकी दोनों साइडें दूसरी तरफ होनी चाहिए। बी सी की जगह पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा अभी तो। ए बी की जगह पर क्या आएगा, ए बी 12 के का स्क्वायर। ए सी की जगह क्या आएगा, 13 के का स्क्वायर। बहुत ध्यान से सीखना पहली एक्सरसाइज को, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है एग्जाम में। पहली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई तो आगे की भी उतनी ही अच्छे समझ में आएगी। स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर होता है 169 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और साथ में के स्क्वायर। बी सी को यहीं छोड़ दो, 144 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 169 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर, उधर क्या बचा, बी सी का स्क्वायर। माइनस कर दो, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा और साथ में के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, 25 का अंडर रूट 5 होता है, के स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई तो समझ लो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस। कॉस निकालना बड़ा आसान है, उसके लिए तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस जो है ना, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा होगा 12/13। अगर खाली कॉस निकालना होता तो हम ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेक दे रखा है ना 13/12, तो कॉस हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब 2 निकल गए, बचे कितने, 4। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 5 के, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है 13 के से के कट गया तो कितना आ गया, 5/13। साइन थीटा निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, कोसेक थीटा निकाल दो, क्योंकि अगर साइन निकल गया तो कोसेक भी निकल जाएगा। कोसेक साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन 5/13 है ना तो कोसेक होगा 13/5। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। एक बार फिर उस टेबल को देखो जो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाई गई थी। इधर के जो 3 हैं उनके ये रेसिप्रोकल होते हैं सारे। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट टैन का रेसिप्रोकल। जो इनकी वैल्यू होती है उसका उल्टा वैल्यू इनकी होती है। ठीक है, तो अब कितने निकल गए, 1 2 3 4। अब बचे टैन और कॉट, उनको भी निकालते हैं। टैन थीटा, टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5K, तो ये बेस बन जाएगा। फिर बेस कितना होगा 12K, K से K कैंसिल, तो कितना हो गया 5/12। tan निकल गया। कॉट जो है tan का क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉट थीटा। अगर tan निकल गया 5/12 तो कॉट आएगा 12/5, क्योंकि कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हो चुका है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज के शुरुआती 5 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना, ये 5 के 5 सवाल अच्छी तरह से आने चाहिए। जब आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डाउट क्लास में ज़रूर पूछना, नहीं तो कमेंट्स लिखना या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजना, कहीं ना कहीं ज़रूर भेजना, मुझे पता लग जाएगा और मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार कितनी बार देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को क्लियर करो। और इससे पहले का जो इंट्रोडक्शन है उसे ज़रूर देख लेना, इसको देखने से पहले। अब ये तो तुमने देख ली, चलो खैर फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।